हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 71 से 125 तक के क्वेश्चंस। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हर वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है, आपके पास हमारा सब्सक्राइब किया हुआ चैनल हो। तो हमने अब तक जितने भी टेस्ट पूरे कराए हैं, हम 7 तक क्वेश्चंस का अपने प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और 8वें प्रैक्टिस सेट के भी हम 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 70 के बाद में मैंने आपको कहा था आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें 71 से लगाकर 125 तक आपके पास क्वेश्चन हो गए और उन क्वेश्चन को अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने सोल्व करते हैं। तो 71 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो है, पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच। इसमें आपसे पूछा गया द अबव डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय। तो जो पोएट्री की जो ये डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है। तो जो पोएट्री की डेफिनेशन है वो दी गई है आपके मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा आपकी ये डेफिनेशन दी गई है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोएट्री के डेफिनेशन में कहा है, पोएट्री सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, सैली इज द सिंसी इज ए और एन। तो सैलीज की जो सिंसी है वो सैले के सिंसी में वो क्या है। तो सिंसी जो है एक प्ले है, ठीक है, एक प्ले है और प्ले भी कैसा है, एक वर्स ट्रेजेडी में, वर्स ट्रेजेडी में आपका ये प्ले है। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिंसी क्या है, तो एक आप बता सकते हैं कि ट्रेजेडी है। और कैसी ट्रेजेडी है, ये एक वर्स ट्रेजेडी है, ठीक है, एक वर्स ट्रेजेडी है और साथ ही साथ एक प्ले है। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, इन विच पोएम ऑफ सैले डज दिस लाइन्स ओकर। देखिए शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने MA किया हो या BA किया हो, आपकी ये लाइन्स जो है ज़रूर सामने आई होगी। ओ टू द वेस्ट विंड से लाइन कही गई है और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। ये कहते हैं कि मैं जो जीवन के कांटे हैं उन पर गिरा हुआ हूँ और लहूलुहान हूँ, ठीक है, खून से लथपथ हूँ। ये बहुत अच्छी लाइन्स है ओ टू द वेस्ट विंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो राइटर के साथ में आपके जो क्या है मैच नहीं होता। तो देखिए बाकी द ग्रीन लिनेट, द कुकू और टू द स्काईलार्क जो आपके हैं ये लिखे गए हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लेकिन टू आ स्काईलार्क जो है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया। ये लिखा गया था आपके PB शैले के द्वारा। टू आ स्काईलार्क PB शैले की एक रचना है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों के नाम में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। टू आ द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ की है, टू आ स्काईलार्क आपके PB शैले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपका 75 नंबर पर, इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसेंस बिगन इन इटली। कौन सी सेंचुरी में रेनेसेंस इटली में बिगन हुआ था, ठीक है, शुरुआत हुई थी। तो 14th सेंचुरी में रेनेसा की स्टार्टिंग हुई थी इटली में, ठीक है। उसके बाद ये और कई जगह पर आया 15th सेंचुरी में, उसके बाद में कई जगह ये हुआ रेनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, चार्ल्स डिकन्स वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर विच स्टार्टेड इन 1846, विच वॉज इट। तो आपसे पूछा गया है उस न्यूज़पेपर का नाम जो 1846 में चार्ल्स डिकन्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो उस पेपर का नाम था आपके डेली न्यूज़। ये एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर था जो वहाँ पर पब्लिश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकन्स। तो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 4 आपके सामने, जिनमें से पहला स्टेटमेंट है मेलोड्रामेटिक एलिमेंट। इसमें साथ ही साथ आपसे ध्यान रखिए, इसमें पूछा गया है नोट, ठीक है, नोट का ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन आपके सामने, तो जो पहला ही आपको स्टेटमेंट दी गई है वो है मेलोड्रामेटिक एलिमेंट इज चीफली नोटिसेबल इन हिज अर्ली वर्क्स ओलिवर ट्विस्ट एंड निकोलस निकलबाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपके सामने रखी गई है वो स्टेटमेंट है, द इलस्ट्रेशन ऑफ हार्ले स्ट्रीट अपीयर्स इन लिटिल डॉरेट। थर्ड स्टेटमेंट है इसकी, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिकेंस ह्यूमर एंड पैथस लाई इन द हाइपर सेंसिटिव इमेजिनेशन। फोर्थ स्टेटमेंट है, द टर्म न्यूगेट नोवेल इज इंस्पायर्ड बाय द डिकन्स नोवेल न्यूगेट। नहीं, ये इसका गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो मिसमैच्ड कौन सा होगा आपका, D ऑप्शन मिसमैच्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, द कैरेक्टर फॉग
अपीयर्स इन डिकन्स नोवेल। तो फोक के बारे में पूछा गया कि फोक का जो कैरेक्टर है वो किस वर्क में आपके दिखाई देता है। तो ये आपके दिखाई देता है पिकविक पेपर्स में। अगर आपने डिकन्स के वर्क पढ़े होंगे तो आपको इनके कैरेक्टर याद होने चाहिए, और साथ ही साथ आपसे किसी भी कैरेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे मेन कैरेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, सब कैरेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, आपको ये याद होने चाहिए। तो फोक किसका कैरेक्टर है? पिकविक पेपर का कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा हुआ वर्क कौन सा है? तो रोजमंड ग्रे जो वर्क है ये चार्ल्स लैम्ब का है। 4th नंबर का जो आपका इसमें स्टेटमेंट है वो चार्ल्स लैम्ब के बारे में ठीक है। रोजमंड ग्रे चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंग्लिश कंपोजर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी गॉट इंस्पायर्ड बाय द एसिड इजी ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड प्रोड्यूस्ड म्यूजिकल फॉर इट। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने 20th सेंचुरी में ड्रीम चिल्ड्रन से इंस्पायर होकर इसको म्यूजिकल किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ये सर एडवर्ड एल्गर। सर एडवर्ड एल्गर जो थे ये एक आर्केस्ट्रा थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रोड्यूस किया था म्यूजिकल वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81। इसमें आपसे पूछा गया है द फ्रेज लीव डांसिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो लीव डांसिंग कैसा एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है आपके पैथेटिक फॉलोसी का। ठीक है, पैथेटिक फॉलोसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मर्डरस इनोसेंस, देखिए इसमें दो वर्ड है और दोनों ही अपोजिट है। जब दो वर्ड एक साथ हो अपोजिट हो तो क्या होता है? आपका ऑक्सीमोरन होता है। मर्डरस इनोसेंस, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के वर्ड अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। किट्स says in his ode to the ode on a Grecian aunt that unheard melodies are sweeter because। अब वो कहता है कि ग्रेशियन आन के बारे में जब वो बात करते हैं तो वो इसे ऐसा क्यों कहते हैं? वहाँ जो पेंटिंग्स हैं उनको ये ऐसा क्यों कहता है कि अनहियर्ड मेलोडीज आर स्वीट? तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसलिए कहते हैं दे स्ट्राइक द कोर्ड्स ऑफ द स्पिरिट्स। ठीक है ना, वो जो हमारे स्पिरिट के कोर्ड्स होते हैं वहाँ स्ट्राइक करती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। The bold lover in ode on a Grecian aunt need not grieve because क्यों? जो उसमें लवर है, वो जो बोल्ड लवर है उसमें क्या कहता है कि उसे उदास होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? His love and her beauty have become immortal। ठीक है, एटर्नल, यहाँ पर वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया एटर्नल की। उसकी और उसकी जो प्रेमिका है उसकी जो उन दोनों के जो उसकी प्रेमिका की जो ब्यूटी है और उसका जो प्रेम है लड़के का, लवर का, वो क्या है? एटर्नल है। वो मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसे क्या करना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। देखिए जो वर्ड किया गया था, कॉइन किया गया था नेगेटिव कैपेबिलिटी, वो किया गया था जॉन कीट्स के द्वारा। ये इनकी एक थ्योरी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। क्वार्टोज एंड फोलियोज आर टर्म्स एसोसिएटेड विद। तो प्रिंटिंग और पब्लिकेशन से ये जुड़े हुए दोनों टर्म हैं क्वार्टोज एंड फोलियोज। क्योंकि उस समय क्या होता था, पत्तों पर, लीव्स पर क्या करते थे, आपके प्रिंटिंग की जाती थी, पब्लिकेशन होते थे, तो उन पर जो उनको फोल्ड करने के तरीके होते थे उनको क्या बोलते थे? क्वार्टोज एंड फोलियोज होते थे। इनको अलग अलग तरीके से फोल्ड किया जाता था पेपर्स को। आपको याद होगा शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो फोलियो में पब्लिश्ड हुए थे। ठीक है, उनका एक दो वर्क ऐसा भी था जो क्वार्टो में पब्लिश्ड हुआ था, उनके सोनेट क्वार्टो में पब्लिश्ड हुए थे। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्वार्टो क्या होता है और फोलियोज क्या होता है। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो उनकी जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट दैट अटेम्प्ट टू रिलेट आर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है आपके सामने, ये वर्ड आता है लिटरेरी मूवमेंट से, दैट अटेम्प्ट टू रिलेट आर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इसमें जो आपका आंसर है वो है वोर्टलाइजेशन, वोर्टिसिज्म। वोर्टिसिज्म जो वर्ड है, वोर्टिसिज्म जो आपके वर्ड है ये दिया था एजरा पाउंड ने। एजरा पाउंड ने ये आपके वर्ड दिया था। ठीक है, एजरा पाउंड ने ये इस वर्ड को जो मूवमेंट था इसको नाम दिया था वोर्टिसिज्म 1913 में। लेकिन जो ये मूवमेंट था, इस मूवमेंट को जो फाउंडेड किया गया था, इसको फाउंडेड किया गया था आपके वेडहाम लेविस। वेडहाम लेविस, इसकी मैं स्पेलिंग आपके लिए लिख दे दूँ ताकि आप इसे नोट कर पाए। ठीक है,
वेंडहाम लेविस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंडर कौन है, वॉटिसिज्म का फाउंडर कौन है, तो आप लिखेंगे वेंडहाम लेविस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वॉटिसिज्म नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये एजरा पाउंड के द्वारा दिया गया था नाम। एजरा पाउंड के को आप जानते ही होंगे, ठीक है। एजरा पाउंड के से ये नाम दिया था उन्होंने, और नाम दिया था उन्होंने 1913 में। इस मूवमेंट को नाम दिया था उन्होंने 1913 में, और 1912 से 1915 तक ये फाउंडेड किया गया था वेंडहाम लेविस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ क्या किया गया, आपको कुछ लाइंस दे दी गई है और उनमें से पूछा गया है द राइम इन दीज लाइन्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड इट इज़ कॉल्ड अ। तो जिसमें सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए जब आप इसमें पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। तो देखिए ये आपका मैस्कुलिन राइम होता है, आपका मैस्कुलिन राइम है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो इनके वर्ड आ रहे हैं ना, स्टिल, हिल, बोर, मोर, तो ये कैसे लग रहे हैं आपके, मैस्कुलिन जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके मैस्कुलिन राइम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप पढ़िए। 89 हु इंट्रोड्यूस द टर्म रोमांटिक आयरनी। तो रोमांटिक आयरनी के बारे में किसने बात की है, इसमें आपसे पूछा गया था। जो फ्रेडरिक शेगल थे, इन्होंने इस वर्ड से हमें इंट्रोड्यूस कराया था। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपेट्रा एंड द कोरिलेनस आर बेस्ड ऑन। तो देखिए जब इनके ये सभी क्या हैं, ये सभी इनकी ट्रेजडीज है। जब ट्रेजडीज की बात आती है तो वो बिलोंग करती है इनके प्लूटार्च लीव्स से, ठीक है। प्लूटार्च लाइफ से वे बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91। यहाँ पर वो कहते हैं द वर्ड इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय। आपसे पूछा गया है कि ये जो कोटेशंस है वो किसके द्वारा कही गई है। ये कोटेशन कहने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम पूछा गया है, तो वे है आपके मैकबेथ ने ये जो लाइन्स है वो कही थी। इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका कोटेशन से है। ये एक पोएम्स है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये लाइन्स है दीज फ्लैश अपॉन इन द इनवर्ड्स आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड व्हाट इन वर्ड्सवर्थ्स पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई। तो अब उनसे पूछा गया है कि इसमें वो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इनवर्ड्स आई से क्या देख रहे हैं, अपनी आंतरिक आंखों से क्या देखते हैं, वो देखते हैं डैफोडिल्स को। किसको देखते हैं, डैफोडिल्स को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक पोएट्री इज़ इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये कोटेशन है पोएट्री की, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है पोएट्री की जो कही गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जो पोएट्री इज़ इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, कि पोएट्री वो है जो हम एकांत में बैठकर अपने जो इमोशंस होते हैं उनको इकट्ठा करके रचना करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोएट्री कहते हैं। ये कही गई थी आपके वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोएट्री शेड्स नो टीयर सच एज एंजल्स स्वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय। आपसे पूछी गई है कि ये लाइन्स किसके द्वारा कही गई है, तो वर्ड्सवर्थ ने कही थी। ये लाइन्स किसके द्वारा कही गई है, वर्ड्सवर्थ ने कही थी 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में ये लाइन्स कही गई थी। पोएट्री शेड नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। 1800 में जब आया था इनका वर्क प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये इसका सेकंड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन हुआ था आपका 1798 में, सेकंड हुआ था आपका, मैंने आपको बताया है, आपका 1800 में हुआ था जिसमें एक प्रीफेस था। थर्ड एडिशन इसका आता है 1802 में और फोर्थ एडिशन इसका आता है 1805 में। तो आपको इनकी पब्लिकेशन की डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इज। तो यहाँ आपसे पूछा गया पंक्चुएशंस के बारे में, ठीक है, कौन सा वर्ड सही तरीके से पंक्चुएटेड है। तो आप जब इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96 और वहाँ भी आपसे यही पूछा गया है चूज़ द करेक्ट ओपिनियन इज़, कि इसमें सही ओपिनियन क्या है। तो इन दोनों ही सेंटेंस में जब आप सही देखोगे, सही पंक्चुएटेशन देखोगे तो किस में है, सेकंड ऑप्शन में आपके सही पंक्चुएशंस का यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है और इसमें कहता है कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि सही ऑप्शन का चुनाव करके सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। द सोल्जर्स वेटिंग टू गो इनटू बैटल फॉर द फर्स्ट टाइम वर फुल ऑफ, ठीक है, तो फुल ऑफ एप्रीहेंशन, कि वो डर से थोड़ा सा, जब पहली बार कोई सोल्जर है वो फील्ड में जाएगा तो आपको बैटल फील्ड में जाएगा, उसे जानकारी नहीं है इतनी बैटल फील्ड के बारे में, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। क्या होता है, एप्रीहेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको वॉइस चेंज करने के लिए बोला गया, चेंज द वॉइस, तो आपको वॉइस चेंज करेंगे। चेंज द माई स्कूटर वॉज स्टोलन यस्टरडे बाय समबडी, तो वॉज स्टोलन आया हुआ है, तो स्टोलन के साथ में आपका वॉज लगा है तो बीइंग का यूज़ हो जाएगा। और यस्टरडे, यस आपका ऑप्शन नंबर डी, माई स्कूटर वॉज बीइंग स्टोलन बाय समबडी यस्टरडे, ठीक है, ये ऑप्शन इसका गलत होगा। समबडी स्टोल माई स्कूटर यस्टरडे, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समबडी स्टोल माई स्कूटर यस्टरडे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाकी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच फॉर्म। अब क्या पूछ लिया आपसे, डायरेक्ट स्पीच फॉर्म, और आप ऑप्शन जो आपके सामने रखा गया है, ऑप्शन क्या है आपके सामने, आपके सामने ऑप्शन है साधन सेज दैट ही वांटेड टू बिकम अ पायलट, ही वांटेड टू बिकम अ पायलट। जब बात करते हैं सेड की, जब बात आती है आपके सेड की, तो सेड के साथ में सेड ही होगा, तो ही आई वांटेड का वांट हो जाएगा, टू बिकम अ पायलट, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, तो आपसे पूछा गया कि कौन सी प्रोनाउन यूज़ हुई है अंडरलाइन में, अंडरलाइन आपका है योर वर्ड। डू यू लाइक योर न्यू जॉब एट द बेकरी, तो पूछा है क्या, तो पजेसिव आया है इसमें, ठीक है, पजेसिव, जब योर की बात आती है तो क्या होगा, पजेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई फाउंड एट द लास्ट बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, कि मैंने आखिरी पुस्तक तब पाई जब मैं अपनी सारी आशाएं खो चुका था। अब आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इस पर क्या है, डिपेंडेंट है और कार्य कर रहा है जैसे कि कोई एडवर्ब हो। व्हेन आई लॉस्ट ऑल होप्स, देखिए जब कोई, इसमें क्या होगा, अंडरलाइन एरिया में आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक सेंटेंस है जिसका अपना क्या है, एक फॉर्म है और वो काम कर रहा है एडवर्ब की तरह, तो वो आपकी एडवर्ब क्लोज हो जाएगी, ठीक है, आपकी एडवर्ब क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अंडरलाइन वर्ड बताना है, सही मीनिंग। द चिल्ड्रन ऑलवेज कीप सेइंग दैट दे आर टेकन टू द पार्क वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है आपका वेरी रेयरली, नीला चांद कभी कभी, मतलब बहुत दशकों में देखने को मिलता है, ठीक है, तो क्या होगा आपका वेरी रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म में आपको तब्दील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, बी क्वाइट, कीप क्वाइट, सेड द मर्डर टू द चाइल्ड, तो कीप क्वाइट सेड द मदर टू द चाइल्ड, तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका द मदर टोल्ड टू द चाइल्ड टू कीप क्वाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, ये जो लाइन है वो वॉल्ट विटमैन की है और आपसे पूछा गया है कहाँ से ली गई है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये ली गई है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये ली गई है और लीव्स ऑफ ग्रास वर्क का नाम है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लीव्स ऑफ ग्रास है, उसमें एक वर्क है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उससे ये लाइन कोटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या किया गया है, यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया गया है और उसके 4 पार्ट दे दिए गए हैं। आपको क्या बताना है, एरर पार्ट का बताना है कि कौन सा पार्ट जो है एरर है। तो ऑल्दो इंडिया इज स्टिल बाय फॉर अ पुअर कंट्री, इट कैन बिकम रिच इफ़ इट नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर फुल यूटिलाइज्ड,
तो देखिए बाय फॉर नहीं होता, बाय एंड लार्ज होता है, बाय एंड लार्ज अ पुअर कंट्री। Although India is still by and large poor country, it can become rich if its natural and human resources are fully utilized. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, और सेंटेंस आपके सामने क्या है? पीटर सेड I have to go home early because my sister has gone shopping. तो ये जो सेंटेंस है इसकी आपको क्या बताना है? इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो इसमें आ जाएगा आई हैव। तो जब पीटर को सेड करेंगे आप आई में, तो वो क्या हो जाएगा? आई का ही हो जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा, टू गो होम, और उसकी जो सिस्टर है उसके साथ में हैज़ का हेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें देखिए जब आप देखेंगे आई का आपका ही में चेंज हो चुका है, हैव का आपका हेड में चेंज हो चुका है, और जब सिस्टर की बात आई तो सिस्टर का जो हैज़ है वो हेड में चेंज हो चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ पहले ही लगी हुई है। तो इस तरह से आप ये चेंज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका एक पैराग्राफ, बड़ा ही सुंदर सा पैराग्राफ है, ठीक है। और आपको क्या करना है? इस पैराग्राफ को पढ़ना है। देखिए हर बार मैं क्या करती हूँ, मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ और उसमें मैं आपके लिए एक पैसेज भी लेकर आती हूँ। तो उस पैसेज में से आपको मैं क्या बताती हूँ, उन पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बाद में बता देती हूँ सॉल्व कराने के बाद। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। इस बार मैं आपको पैसेज दूँगी, इसको पॉज कीजिए, उसको पढ़िए, फिर जो इसके क्वेश्चंस है देखिए इसमें लिखा हुआ है 107 से 110 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पैसेज से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि कौन से पैसेज, इस पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि उसका सही आंसर क्या है और क्यों है, ठीक है। तो इसको आप पोज कीजिए, इसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला कर रही हूँ 1 by 1, ठीक है। द टर्म पेंटून ब्रिज मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर वर हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पॉक्स ऑफ द व्हील बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूल ड्राइवन कार्ट्स स्टैगर्ड अप बिकॉज। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेफरेंस टू द ओल्ड मैन इन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द पैसेज इंडिकेट दैट, ठीक है। तो इसके आंसर्स आप मुझे बताइए, इसके आंसर्स आप मुझे बताइए, ठीक है। चलते हैं। तो देखिए इसके जो लास्ट पोर्शन है उसमें मुझसे थोड़ी गलती ये हो गई है कि जब मैं इस चीज़ को सॉल्व कर रही थी तो मैंने इसका जो फ़ोटो था वो बाद में लिया, मैं पहले से सॉल्व कर चुकी थी। तो उसमें उससे क्या हो गया कि जो उसके जो आंसर्स थे वो मैं लगा चुकी थी, और अब मैं आपको बताऊंगी कि वो आंसर क्यों सही है, ठीक है। तो आपका जो पैसेज है उस पैसेज के जो लास्ट के 3 ऑप्शंस हैं वो यहाँ ऊपर है, आप उन्हें देख लीजिएगा। सही आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट में बताने हैं कि कौन सा आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेजरी काउंटी योगना पटावा ओकर्स इन द नोवेल्स ऑफ। तो देखिए जो विलियम फॉकनर थे उन्होंने एक इमेजरी काउंटी अपनी बनाई हुई थी जिसके वो अपने वर्क लिखते थे, तो वो इसी काउंटी में के अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग रखते थे, ठीक है, विलियम फॉकनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग, ठीक है, विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग। तो जो डेज्ड होता है, डेज्ड का मीन्स होता है स्तब्ध होना, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शॉक्ड, सदमे में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। तो अपोजिट इन मीनिंग पूछा गया था। रिपल्सिव का जो मीनिंग होता है वो है घृणित, रिपल्सिव का जो मीनिंग होता है वो है घृणित, और अगर आप इसका अपोजिट लगाएंगे तो अट्रैक्टिव इसका अपोजिट होगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री। अब आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब आप किसी चीज़ को कंपैरेटिव डिग्री में करते हो तो क्या लगाते हो, ER लगा दोगे, ठीक है, ER लगा दोगे तो कंपैरिजन वर्ड में, या देन लगा दोगे मोस्ट, तो आपका सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है यहाँ आप देख पा रहे होंगे, चाइना इज़ लार्जर देन मोस्ट अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये इसका क्या होगा, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज द चाइना। तो देखिए ये जो वर्ड है आपका, जो सेंटेंस दिया गया है ये आपका सिंपल में है,
ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। और जब आप इसे कन्वर्ट करोगे कंपैरेटिव डिग्री में तो आप लार्जर देन लगा दोगे, ठीक है, लार्जर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। तो जो आपका वर्ड है, सेंटेंस है, वो है द सुनामी दैट कॉज्ड सो मच डिस्ट्रक्टिव वॉज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसका अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का जो मीनिंग होता है वो होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। जो सुनामी आई थी वो क्या आई थी, अचानक आई थी और बिना किसी आशा के आई थी, कि मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मतलब ये इतनी बड़ी जो त्रासदी है वो आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 116, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री। तो आपसे पूछा गया कि करेक्ट सेंटेंस क्या है कंपैरेटिव डिग्री में। तो मैंने आपको बताया था जो कंपैरिजन वर्ड होता है उसमें आप ER लग जाएगा, ठीक है, देन लग जाएगा, ये क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री के साइन होते हैं। तो जब आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे, ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द ईजियर वन, ठीक है, ईजियर वन की सभी में मैंने थोड़ा सा उसको सभी जो कंपैरिजन और लैंग्वेज के कंपैरिजन करने पर मुझे पता चला कि इंग्लिश फिर भी थोड़ी सी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 117, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, अपोजिट इन मीनिंग। जो किंडलेड होता है, किंडलेड का मीनिंग होता है जल्दी हुई, जलती हुई, किंडलेड का आपका मीनिंग होता है जलती हुई, और एस्टिंगाइज्ड का मीनिंग होता है आपका बुझी हुई। अपोजिट हो गया बुझी हुई, ठीक है। अगर और सेंटेंस देखें, रिड्यूस का मीनिंग होता है आपका कम किया गया, इग्नेटेड होता है जलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग। तो आपसे पूछा गया है रेपेसिटी। रेपेसिटी का मीनिंग होता है अत्यधिक लोभ, रेपेसिटी होता है आपका अत्यधिक लोभ, और आप इसका नियरेस्ट लगाएंगे तो आपका आ जाएगा ग्रीड। ग्रीड क्या होता है आपका लालच। फिर से वही चीज़ आपके सामने लाई गई है, इसमें कहा गया है मतलब एक सेंटेंस दे दिया गया है, उसके 4 पार्ट दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो ही इज़ लाइकली टू विन द इलेक्शन बाय द स्वीपिंग मेजोरिटी। बाय द नहीं होता, बाय अ स्वीपिंग मेजोरिटी होता है, बाय अ स्वीपिंग मेजोरिटी होता है, जनमत एक होता है ना, तो आप इसके लिए स्वीपिंग मेजोरिटी लगाएंगे। चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग। आपसे नियरेस्ट वर्ड पूछा गया है, नियरेस्ट वर्ड आपसे पूछा गया है, तो नियरेस्ट वर्ड क्या है, माई फ्रेंड इज़ एज स्टबर्न एज अ मूल। देखिए ये थोड़ा सा सेंटेंस पढ़कर आप वो ना करें, ये थोड़ा सा अजीब सेंटेंस हो गया। तो स्टबर्न होता है जिद्दी, ठीक है, एक खच्चर जितना जिद्दी है। मेरे दोस्त इतना जिद्दी है जैसे कि एक खच्चर हो, ठीक। तो स्टबर्न होता है आपका जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का भी मीनिंग जो होता है वो आपका जिद्दी ही होता है। बाकी 2 मीनिंग आपके सामने दिखे हैं। एब्नोक्सियस, इसका मीनिंग होता है घिनौना। कॉर्पुलेट होता है आपका चर्बीयुक्त, कॉर्पुलेट होता है आपका चर्बीयुक्त। अब पूछा गया चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग। तो वी मस्ट एडोप्ट ड्रास्टिक, ड्रास्टिक होता है आपका भीषण, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जब आप ड्रास्टिक का नियरेस्ट मीनिंग लगाओगे तो सेवरे होता है, सेवरे यानी भीषण, बहुत अधिक मात्रा में। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस आइटम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके आंसर्स के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हैज़ फाइंड जॉय एंड सेटिस्फैक्शन इन हिज वर्क। तो देखिए इन हिज वर्क नहीं होता, वन के साथ में हमेशा वंस लगता है। अगर आपने प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा वन के साथ में हमेशा वंस लगता है। तो इसमें वन हैज़ टू फाइंड जॉय एंड सेटिस्फैक्शन इन वंस वर्क, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में वही है, आपके सामने 4 पार्ट दे दिए गए हैं और पूछा गया है अंडरलाइन का जो मीनिंग होगा सही वो क्या होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ दोज हु आर ग्रेजुएटेड विल बी कंसिडर्ड, ये सही सेंटेंस है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट आपके नहीं है, जैसे कि आपने इसमें देख ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन पोइट है वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है, इनको कहा गया द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, ये वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेम द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर। ऐसा कौन सा क्रिटिक है जिन्होंने ये कमेंट शेक्सपियर के लिए लिखी है, और कमेंट क्या है, कोट क्या है, दोज हु एक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन।
He was naturally learned. He needed not the spectacles of books to read nature. He looked inwards and found her there. I cannot see he is everywhere alike. Where he is so, I should do him injury to compare him with the greatest to mankind. ये ड्रामेटिक पोइजी जो थी, एन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी लिखी गई थी ड्राइडन द्वारा और कमेंट ये उन्हीं की है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे जो 125 क्वेश्चंस हैं 8वें प्रैक्टिस सेट के वो भी कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इसका लाभ उठा पाए, अपने एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी कर पाए। आप भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, समय बहुत कम है, ध्यान कीजिएगा, इस समय आपके पास बहुत कम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।